हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इन्वेस्टमेंट्स। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसा फाइनेंशियल टूल्स के बारे में। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल टूल्स। तो इसका मतलब कुछ फाइनेंशियल टूल्स होता है दोस्तों, जो जानना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि आप अगर ये सारे टूल्स आप नहीं जानेंगे तो दोस्तों आप उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर सेक्टर का कितना रिस्क है आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें से पहला जो आता है दोस्तों, उसका नाम है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है ना? तो मार्केट कैप क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए। तो मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है एक कंपनी का जो शेयर्स है टोटल, मान लीजिए 100% शेयर्स, उसमें सब अलग अलग होल्डर्स रहते, प्रोमोटर रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन रहते और रिटेल इन्वेस्टर भी रहते। तो वो टोटल 100% जो शेयर्स है उसका जो वैल्यूएशन है टोटल, उसे कहते हैं मार्केट कैप। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इतना बहुत ही ईजी है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि मार्केट कैप कितना टाइप का होता है। ठीक है। मार्केट कैप एक्चुअली होता है 3 टाइप का। अभी आप देख सकते हैं मार्केट कैप 3 टाइप का होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये दोस्तों एकदम बेसिकली आप बोल सकते हो 3 टाइप का होता है, कैटेगराइज किया गया है। तो लार्ज कैप किसे कहेंगे, कितना रेंज में, कितना कैपिटल में आप समझेंगे कि ये लार्ज कैप है? तो दोस्तों यहाँ पे जो 20,000 करोड़ से ऊपर है कोई कंपनी का, अगर टोटल नेट जो वैल्यूएशन है वो अगर 20,000 करोड़ से ऊपर है तो उसे लार्ज कैप माना जाता है। 5,000 टू 20,000 करोड़ मार्केट कैप होता है तो इसको कहते हैं हम लोग मिड कैप, एंड बिलो 5,000 को स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कहते हैं दोस्तों। तो ये कैटेगराइज होता है रिस्क फैक्टर्स के बेसिस में। तो अभी हम लोग जानेंगे कि मार्केट कैप जानना क्यों ज़रूरी है ना? तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर कोई कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी एक कंपनी के शेयर में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो आप बिना जान के उसका मार्केट कैप की वो कंपनी में रिस्क फैक्टर कितना है, कोई अगर एकदम छोटा कंपनी है मान लीजिए, तो उसमें आप आपका लाखों रुपया आप उसमें लगा देंगे तो आपका फिर तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना। आपको पता ही नहीं है कि वो कंपनी का मार्केट कैप क्या है, तो फिर कैसे चलेगा? वो कंपनी जितना मार्केट कैप ज़्यादा उतना मतलब वो कंपनी उतना स्ट्रांग। तो कंपनी का वोलाटिलिटी मतलब जितना छोटा कंपनी उसमें उतर चढ़ाव वैसे ही रहेगा दोस्तों। कोई कंपनी अगर आपको 200% रिटर्न देगा तो 30-50% वोलाटिलिटी रहेगा, तो उसी हिसाब से नीचे आएगा तो फिर आपको टेंशन होगा। अभी हम लोग जानते हैं कि ईपीएस के बारे में। ईपीएस क्या है दोस्तों? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि ईपीएस का मतलब क्या है। ईपीएस का मतलब ये होता है कि एक कंपनी उसका एक शेयर के लिए कितना कमा के देता है कंपनी का नेट इनकम से, है ना? अब नेट इनकम हो गया, देखिए नेट इनकम, तो नेट इनकम में ये गिना नहीं जाएगा। कोई कंपनी का मान लीजिए कोई एसेट बिक गया, कोई बिल्डिंग बेच दिया, कोई इक्विपमेंट्स मशीनरी बेच दिया, तो वो नेट इनकम में नहीं गिना जाता है। ठीक है। तो वो छोड़ के नेट इनकम से एक शेयर के लिए, पर्टिकुलर शेयर के लिए कितना आपको कमा के देता है, तो इसका एक कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इसी हिसाब से ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हम लोग आते हैं कि पी रेशियो। पी रेशियो क्या है? पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मान लो कोई कंपनी का पी रेशियो 3/2 है। ठीक है। इसका मतलब पी रेशियो आपका शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 3, बट कंपनी आपको दे रहा है 2, है ना? इसका मतलब आपका जो वो पर्टिकुलर शेयर है वो ओवर वैल्यूड जोन में है। ठीक है। एक इंडस्ट्रियल पी होता है। ठीक है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर का, मान लीजिए आईटी सेक्टर, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर का एक एवरेज पी रहेगा और उसी हिसाब से कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल स्टॉक का पी रेशियो होगा। तो अगर सेक्टरल पी से कोई इंडिविजुअल एक स्टॉक का पी रेशियो अगर हाई है, इसका मतलब वो कंपनी ओवर वैल्यू जोन में है। लेकिन कोई कोई कंपनी दोस्तों अगर पी रेशियो हाई भी होता है फिर भी लोग उसको खरीदना चाहते हैं क्योंकि उस कंपनी का बिजनेस ही इतना अच्छा होता है। जैसे पीडीलाइट, पीडीलाइट का आप देख सकते हैं सेक्टरल पी से कितना हाई है। इसका मतलब पीडीलाइट ओवर वैल्यूड जोन में है लेकिन फिर भी लोग खरीदेगा उसको। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न, बिजनेस इतना अच्छा है, मोनोपोली है। तो इस हिसाब से पी रेशियो से आपको पता चलता है कि एक कंपनी
कितना रिस्की है। तो सेकेंडली आता है दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इससे आपको पता चलता है दोस्तों, डेब्ट यानी कि डेब्ट का मतलब होता है दोस्तों, कोई कंपनी अगर लोन लिया बैंक से या फिर उसमें जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, स्टेक होल्डर्स है, उसे डेब्ट कहते हैं। और जो शेयर होल्डर्स जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर का जो शेयर्स है, उसे इक्विटी कहते हैं। ठीक है। अब डेब्ट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1। इसका मतलब क्या, 2 आपका लोन है और 1 आपका मतलब शेयर होल्डर का पैसा है। तो इसका मतलब दोस्तों, शेयर होल्डर का जो इक्विटी शेयर का जो वैल्यूएशन है उससे लोन ज़्यादा है, तो ये मतलब वो कंपनी में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको देखना होता है दोस्तों। ऐसे तो कहते हैं कि नॉर्मली 1:1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई कोई कंपनी कर्जा लेता है, लोन लेता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाता है। लेकिन कंपनी अगर अच्छा काम करते है तो धीरे धीरे सारा लोन या जो भी डेब्ट है उसे चुकाता है, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बट फाइनेंशियल टूल्स और भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को